अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल्स। इस टॉपिक में आज मैं आपको बताऊंगी फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, इनकी जनरेट कैसे होते हैं, रिमूव कैसे होते हैं और ये सेल इंजरी कैसे कॉज करते हैं। पहले हम देख लेते हैं फ्री रेडिकल्स की डेफिनेशन। फ्री रेडिकल्स हमारे पास उनकी डेफिनेशन क्या है। दीज आर द केमिकल स्पीशीज दैट कंटेन सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर ऑर्बिट। इसका मतलब ये है कि ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो केमिकल स्पीशीज़ होती हैं जिसके ऑर्बिट में जो इसका एटम है उसके आउटर ऑर्बिट में हमारे पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप इसको इसमें देख लो, आप इस डायग्राम में कि हमारे पास ये एक एटम है, इसका ये जो आउटर ऑर्बिट है ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये ऑर्बिट्स होते हैं और ये आउटर ऑर्बिट है। आउटर ऑर्बिट में हमारे पास एक फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसको हम फ्री रेडिकल्स को ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। रिएक्टिव का मतलब ये है कि इनके बाहर आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास की एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। ये चाहता है कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि ये पेयर उसका बन जाए और ये स्टेबल हो जाए। जैसे यहाँ पे आप सबको पता है कि हर एक ऑर्बिट में हमारे पास 8 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कंप्लीट होगा, स्टेबल होगा, या 6 होंगे तो वो कंप्लीट या स्टेबल होगा, या 2 होंगे तो वो कंप्लीट या स्टेबल होगा। अब जो इसका फ्री रेडिकल है वो अनस्टेबल है क्योंकि इसके बाहर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको हम एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है किसी और एटम से तो क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है किसी एक और एटम से, तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब जो दूसरा ये जो एटम है जिसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, अब वो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये एक हमारे पास दूसरा एटम है, ठीक है। अब इसमें से अपना एक इलेक्ट्रॉन ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया फ्री रेडिकल को। तो अब ये वाला जो है ये स्टेबल हो गया और जिसने दिया वो अनस्टेबल हो गया। ठीक है। अब ये जो अनस्टेबल है ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो ये अब किसी और से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इस तरह ये फ्री रेडिकल्स की चेन बनती ही रहेगी। ठीक है। और ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स इस तरह हमारे पास रिएक्टिव भी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये रिएक्ट करते ही रहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास सुपर ऑक्साइड A9, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, पर ऑक्सीनाइट्राइड A9 और NO2 NO3 भी होते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीडेंट्स हैं, मतलब कि फ्री रेडिकल्स हैं। अब जो इनके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये दीज आर द सब्सटेंस दैट कैन प्रिवेंट और स्लो डैमेज टू सेल कॉज बाय फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस हैं जो कि फ्री रेडिकल्स की वजह से अगर सेल में डैमेज हो रहा है, फ्री रेडिकल की वजह से सेल में डैमेज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसकी डैमेज को प्रिवेंट करता है। वो कैसे करता है, अब ये देखो हमारे पास, ये मैंने पीछे आपको बताया था कि दिस इज फ्री रेडिकल। ठीक है। इसके बाहर एक हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इस एंटीऑक्सीडेंट को फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे भी देता है किसी और को, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको फ्री रेडिकल को दे देते हैं और इस तरह फ्री रेडिकल जो है वो आगे कोई फ्री रेडिकल जनरेट नहीं कर पाते। इस तरह फ्री रेडिकल का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स का जो सेल की वजह से सेल डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स कौन कौन से हैं, हमारे पास वाइटामिन्स हैं। वाइटामिन्स में हमारे पास A, C, E आ जाते हैं। एंजाइम्स भी हो सकते हैं जैसे कि कैटालेस, ग्लूटाथायोन, परऑक्सीडेज और सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज।
ठीक है। अब हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स की फॉर्म में भी जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो मिल सकते हैं हमें ट्रांसफेरिन, और सीरोलोप्लाज्मिन की फॉर्म में भी हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो बॉडी है उसमें जनरेट कैसे होते हैं। जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। अब ये और ROS होता क्या है? ROS भी एक फ्री रेडिकल की फैमिली में से ही है, फ्री रेडिकल की एक टाइप है, मतलब ये एक फ्री रेडिकल है। अब ये जनरेट कैसे होते हैं? जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन और एनर्जी जनरेशंस में हो रहे होते हैं। ठीक है, उस जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके दौरान हमारे पास क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, अब फ्री रेडिकल्स जो हैं वो जनरेट जो होते हैं वो पहला है सुपर ऑक्साइड, जो है हमारे पास फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की प्रेजेंट में जो एंजाइम है वो क्या कन्वर्ट कराएगा सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होगा वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल में कन्वर्ट होगा फेंटन रिएक्शन से आयरन के थ्रू। फिर इस तरह ये जो आगे हाइड्रोक्सिल रेडिकल है ये वाटर फॉर्म करेगा। पहली तो जनरेशन ये हो गई कि हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ये हमारे पास रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनता है, फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनता है और फिर हमारे पास वाटर बनता है। इस तरह हमारे पास फ्री रेडिकल की जनरेशन हो जाती है। दूसरा ये है कि कभी भी अगर आयनाइजिंग रेडिएशन हो जाती है, जैसे कि यूवी रेज जो है हमारे पास, ठीक है, जब वो उस पर पड़ती हैं आयनाइजिंग रेडिएशन, जब वाटर मॉलिक्यूल्स पे पड़ती हैं तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करवा देती है, स्प्लिट करवा देती है इनटू हाइड्रोक्सिल रेडिकल में और एक H हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा कि कैसे जनरेट होता है एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजेनस केमिकल। जो हमारे पास एक्सोजेनस केमिकल्स हैं उसकी जो एंजाइम के थ्रू उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, उसके जब वो एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। जैसे कि एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 से भी हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन से भी हमारे पास फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ल्यूकोसाइड से, और ये हम देखेंगे कि कैसे होते हैं जब हम इन्फ्लेमेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ROS जो है जो फ्री रेडिकल है वो फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइड से भी प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस से भी प्रोड्यूस होता है। वो कैसे होता है कि सुपर ऑक्साइड जो है एक फ्री रेडिकल है, उसमें क्या होता है फैगोसोम मेम्ब्रेन एंजाइम जो हैं वो सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाते हैं, और फिर हमारे पास जो माइलो पर ऑक्सीडेज जो होता है प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइड में, वो करवाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हाइपोक्लोराइड में कन्वर्ट। इस तरह ये हमारे पास फ्री रेडिकल बनते हैं फैगोसाइड ल्यूकोसाइड में, जो कि मेनली न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। फिर मैंने बताया था कि आपको नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक फ्री रेडिकल है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो एक मैक्रोफेजेस से भी प्रोड्यूस होता है और ल्यूकोसाइड से भी प्रोड्यूस होता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास पर ऑक्सी नाइट्राइड बनाएगा HNO3 फिर HNO3 बनाएगा, जो कि ये जो है ये पार्टिसिपेट करेगा इन सेल इंजरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फ्री रेडिकल रिमूव कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये बॉडी में जनरेट तो हो गए। अब जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हो रहा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीडेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। जब हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट्स के दरमियान में इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से भी हमारे पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, मतलब फ्री ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो हमारे पास स्प्लिट होके एक एटम फ्री रेडिकल में जब स्प्लिट होगा तो एक फ्री रेडिकल की फॉर्म में हमारे पास जनरेट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिमूवल कैसे हैं इन फ्री रेडिकल्स की। जो ये फ्री रेडिकल्स हैं ये आपको पता है कि ये अनस्टेबल हैं, इनहेरिटली अनस्टेबल है, तो इनका जो डिकम्पोजिशन है डिके है वो स्पॉन्टेनियसली है। ठीक है, दे आर नॉन एंजाइमेटिक सिस्टम। हमारे पास बहुत सारे एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक सिस्टम जो होते हैं जिसको हम फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, वो क्या करवाते हैं फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट करवाते हैं।
एंजाइम्स और नॉन एंजाइम जो होते हैं सिस्टम जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट करवाते हैं और फ्री रेडिकल्स जो है हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, जिसको हम फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स कैसे रिमूव होगा? अब ये सुपर ऑक्साइड जो हमारे पास है, ये क्या होगा कि जो हम सोडियम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की एंजाइम जो है, मैंने आपको बताया था ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। जब इसकी हम अमाउंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सुपर ऑक्साइड जो है वो हमारे पास खुद ब खुद कम होता जाएगा और उसकी जो डिकम्पोजिशन है वो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जब हम सोडियम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को इंक्रीज़ करेंगे। दूसरा बात ये कि हमारे पास जो इसकी रिमूवल है ये है ग्लूटाथोन पर ऑक्सीडेजिस के थ्रू भी हमारे पास इसकी फ्री रेडिकल्स की जो है वो रिमूवल हो सकती है। क्या होता है, ये जो GSS हैं, ये एक फैमिली है एंजाइम की फैमिली में से हैं। ये क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं सेल को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉन्टीन्यूसली हो रहा होता है कि इम्बैलेंस बिटवीन एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट्स के बीच में जब इम्बैलेंस होगा तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये करता है कि प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब GSH पेरोक्सीडेज 1 जो इसी की टाइप में से वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, ये जो हमारे पास H2O2 जो है ये भी हमारे पास एक फ्री रेडिकल है। जो GSH हैं वो क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं और खुद आके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं, इस तरह इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है H2O2 की, ठीक है, ये हमारा फ्री रेडिकल ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर थर्ड ये है कि जब H2O2 जो है, जब कैटलेस एंजाइम जब इस पर जो परऑक्सीसोम्स में प्रेजेंट्स होते हैं, जब वो इन पे H2O2 पे जब एक्टिवेट करते हैं तो हम क्या होता है कि इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है H2O2 की और ऑक्सीजन और वाटर बनता है। इस तरह भी हमारे पास फ्री रेडिकल्स रिमूव हो सकते हैं कैटेलेस के थ्रू। फिर हम देखते हैं एंडोजेनस और एक्सोजेनस एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू भी मैंने बताया था, विटामिन E, A, C, बीटा कैरोटीन्स, ये हमारे पास सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। इनके थ्रू क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स की जो फॉर्मेशन है वो ब्लॉक हो जाती है और हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते ही नहीं है। अब हम देख लेते हैं लास्ट थिंग कि फ्री रेडिकल्स या ROS की वजह से जो सेल इंजरी होती है वो कैसे होती है। 3 बातें इसमें, लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन, क्रॉस लिंकिंग एंड अदर चेंजेस इन प्रोटीन, DNA डैमेज। अब हम इन तीनों को एक एक दफ़ा अलग अलग सबको देख लेते हैं। पहले हमारे पास है लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन। लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन का मतलब है इज़ द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड। आसान लफ्ज़ में इसका क्या मतलब है, ये है कि प्रोसेस इन विच फ्री रेडिकल्स स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन सेल डैमेज। जो ये वो प्रोसेस है जिसमें फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को स्टील कर लेते हैं, कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन में। सेल, आप सबको पता है सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड से बनी होती है, ठीक है, लिपिड बाय लेयर होती है। तो लिपिड्स से वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री रेडिकल्स है वो ले लेते हैं और फिर वो क्या करवाते हैं, सेल डैमेज कॉज करते हैं। अब लिपिड कौन से, जो पॉलीसैचुरेटेड लिपिड्स होंगे। क्यों पॉलीसैचुरेटेड लिपिड्स ही क्यों? क्योंकि उनके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं, उनकी वजह से भी ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और दूसरा ये कि वहाँ पे मिथाइल ब्रिजेस हैं CH2। अब ये CH2 जो है हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन इस पर लगे हुए हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स आके इनके साथ अटैच होते जाते हैं और फिर सेल डैमेज स्टार्ट हो जाता है। और डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डैमेज होती है, सेल माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन भी डैमेज होती है। दूसरी बात हम देख लेते हैं क्रॉस लिंकिंग एंड अदर चेंजेस इन प्रोटीन। इसमें यह है कि जब फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारे पास ये एक सल्फाइड, यहाँ पे प्रोटीन का जो सल्फाइड हाइड्राइल मेडिएटेड पोर्शन जो है, ठीक है, सल्फाइड हाइड्रेटेड पोर्शन जो है प्रोटीन का, उस पर आके फ्री रेडिकल जब आके अटैच होते हैं तो क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स या एंजाइम या प्रोटीन जो है वो आपस में क्रॉस लिंक हो जाते हैं, ठीक है। जब ये आके इस पर अटैच होगा तो ये प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड आपस में
क्रॉस लिंकेज इनकी शुरू हो जाएगी कि उससे क्या होगा कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और जो पॉलीपेप्टाइड है उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, उनकी फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, डैमेज प्रोटीन फेल्स टू फोल्ड प्रॉपरली, जो प्रोटीन्स के जो डैमेज प्रोटीन है वो फिर फोल्ड नहीं होंगे प्रॉपरली, ठीक है। फिर दूसरी थर्ड बात ये थी कि डीएनए डैमेज, फ्री रेडिकल से डीएनए भी डैमेज होता है। फ्री रेडिकल जब थायमीन से रिएक्ट करता है, जो थायमीन जो है वो न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रेजेंट है, वो जब फ्री रेडिकल से रिएक्ट करती है तो क्या होता है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं उनमें ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। डीएनए का स्टैंड है, ठीक है, अब इसमें ये ब्रेकिंग स्टार्ट होगी तो ये सिंगल स्टैंड में जो ब्रेकिंग स्टार्ट होगी और ये 2 पीसेस हो गए, ठीक है। जब रेडिकल थायमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सिंगल स्ट्रैंड्स ब्रेकअप होगा, ब्रेक डाउन होगी, उससे क्या होगा कि एपोप्टोटिक सेल डेथ हो जाएगी या एजिंग शुरू हो जाएगी, मेलेनिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये सारा आज का फ्री रेडिकल का टॉपिक था। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।